इंदौर मेयर की सीट पर सामान्य वर्ग को मिली हुई है, जिसके बाद से कांग्रेस के एक विधायक ने मेयर पद के लिए दावेदारी भी ठोक दी है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने महापौर चुनाव लड़ने की पेशकश की है। संजय शुक्ला का कहना है कि अगर कमलनाथ समेत प्रदेश नेतृत्व उन पर भरोसा जताता है तो वो जरूर मेयर पद पर हाथ आजमाएंगे। तो फिलहाल ये बता दें, आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ऐसे में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने इंदौर मेयर पद के लिए दावेदारी ठोक दी है। उनका यह भी कहना है कि चुनाव जरूर लड़ूंगा अगर कमलनाथ समेत नेतृत्व तमाम भरोसा उन पर जताता है, और जीत की बात भी वो कह रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल यही कि क्या वो भरोसा जताया जाता है यहाँ पर संजय शुक्ला पर, जिस भरोसे की वो बात कर रहे हैं। लेकिन दावेदारी जरूर उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पर रखी है सामने कि वो ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, और भरोसा करने के लिए भी उन्होंने कहा कि अगर उन पर भरोसा जताया जाता है तो बेहतर परिणाम जो है उनकी तरफ से दिए जाएंगे। 16 नगर निगम चुनाव होने जा रहे थे, उसका आरक्षण आज भोपाल में हुआ था। इंदौर का आरक्षण सम्मान पुरुष हुआ है। कभी आगे से करता हूँ, आदरणीय कमलनाथ जी जब भी निवेदन करेंगे तो मैं लड़ने को तैयार हूँ और ताकत से लड़ेंगे। और आम जनता ने जो विश्वास जताया विधानसभा के अंदर, ऐसे ही मुझे लोग जिताएंगे और पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं चाहता हूँ मुझे आदेश होगा तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो कांग्रेस विधायक है संजय शुक्ला, जिन्होंने महापौर चुनाव लड़ना की पेशकश की है। और संदीप भवरकर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, ये अक्सर होता है कि जब चुनाव आते हैं तो दावेदारियां जो है वो भी सामने आने लगती हैं। अब यहाँ पर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला भी अपनी दावेदारी की पेशकश कर रहे हैं। महापौर को चुनाव वो लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि भरोसा जताएंगे तो बेहतर परिणाम देंगे। क्या उम्मीदें उनको लेकर लगाई जाए यहाँ पर? देखिए, उम्मीद तो तब तक लगाई जा सकती है जब तक कि टिकट फाइनल ना हो जाए, और इसीलिए दावेदारों की में ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं और विधायक हैं, ये महापौर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। दरअसल महापौर के पास में शहर के विकास के लिए बहुत शक्तियां होती हैं, अधिकार बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए जनप्रतिनिधियों का मोह इस पद के लिए होता है और इससे पहले भी परंपरा रही है। फिलहाल में मालिनी गौड़ जो इंदौर की विधायक के साथ साथ में इंदौर की महापौर के साथ में विधायक भी रही थी। इसके पहले कैलाश विजयवर्गीय के साथ में यही उदाहरण था। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के मेयर होने के साथ साथ में विधायक भी थे। उस वक्त में दिग्विजय सिंह की सरकार थी और ये सिलसिला चलता रहा। मालिनी गौड़ के पास में जब लाभ के 2 पद की बात आई तो उन्होंने 1 पद पर से सुविधाएं वापस ले ली थी, उसकी सुविधाएं नहीं ले रही थी। तो ये चूँकि संविधान में, कानून में इस तरह के प्रावधान है कि विधायक भी महापौर बन सकते हैं, इसीलिए दावेदार सामने आ रहे हैं। अब ये फैसला लेना पार्टी के हाथों में है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इसमें अपनी सहमति देते हैं या नहीं देते हैं, या विधायकों को महापौर का इलेक्शन लड़वाते हैं। देखिए, कांग्रेस में सबसे ज़्यादा दावेदार हैं, तो बीजेपी में भी ऐसा नहीं है कि नहीं है। बीजेपी में भी ऐसे दावेदार सामने हैं जो मौजूदा विधायक हैं और मेयर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अकेले भोपाल की बात करें तो भोपाल से कृष्णा गौर जो मेयर रह चुकी हैं और उनका कार्यकाल भोपाल में काफ़ी लोगों में याद किया जाने वाला कार्यकाल था। तो फिलहाल मौजूदा दावेदार कृष्णा गौर भी कही जा रही है, उनके साथ में कुछ और भी लोग हैं। मसलन महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही उपमा राय, या महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही सीमा सिंह, ये भी स्वाभाविक दावेदार बनकर सामने आ रहे हैं, अपनी अपनी दावेदारी दे रहे हैं। बीजेपी को तय करना है कि वो विधायकों को टिकट देगी या नहीं देगी। इसी तरह से कांग्रेस में है। हालांकि कांग्रेस के लिए काफ़ी आसान सा काम हो जाता है कि विधायक रहते हुए वो एक बड़ा चेहरा शहर में एक दे सकते हैं और मैदान में कई लोगों को उतार सकते हैं। इंदौर में संजय शुक्ला के अलावा जीतू पटवारी समेत दूसरे अश्विन जोशी जैसे कई ऐसे नाम हैं जो बड़े और दिग्गज नाम कहे जाते हैं। ग्वालियर में भी कांग्रेस के पास में ऐसे नाम है, प्रवीण पाठक, सतीश सिकरवार जैसे नेता हैं जो ग्वालियर में दावेदार हो सकते हैं। भोपाल में कृष्णा गौर हैं, पूर्व महापौर कांग्रेस से विभा पटेल है, ये भी एक दावेदार समझी जा रही है। चूंकि आरक्षण हो चुका है तो उस कैटेगरी में आने वाले जो लीडर्स हैं बहुत सीमित संख्या में हैं, तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए दावेदार सामने आ रहे हैं। देखिए, महापौर का जो इलेक्शन होता है वो पूरे शहर का होता है, एक बड़ा दायरा होता है। महापौर इलेक्शन विधायक से ज़्यादा
वोटर्स जो है वो वोट डालते हैं। इसीलिए ज़रूरी ये होता है कि एक जाना पहचाना नाम हो जो मेयर इलेक्शन में रहे, ताकि लोग उनको आसानी से वोट दे सके। तो राजनीतिक दल भी इसी कोशिश में रहते हैं कि बड़े चेहरों को मैदान में उतारें, और विधायक जैसे जो नेता होते हैं वो आमतौर पर बड़े चेहरों के रूप में जाने जाते हैं, और इसीलिए राजनीतिक दल भी उन पर एक बार फिर से अपनी दांव लगाने की सोचते हैं, क्योंकि हर कोई जीत सुनिश्चित करने की कोशिश में रहता है, और इसलिए ऐसे चेहरे मुकम्मल करते हैं वो कि जो कि जनता के जाने पहचाने भी हो। वापस मैं लौटूंगी, संदीप आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त शैलेंद्र हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ग्वालियर की अगर बात की जाए तो नाम कई हैं यहाँ पर जो रेस में चल रहे हैं, लेकिन अगर दोनों ही पार्टियों की बात कीजिए, कांग्रेस की बात कीजिए, बीजेपी की बात कीजिए, तो दोनों पार्टियों में टॉप मोस्ट नाम कौन से चल रहे हैं जिनकी दावेदारी हो सकती है? देखिए, अगर सत्तारूढ़ बीजेपी की बात करें तो ग्वालियर नगर निगम पर लगभग 45 साल से बीजेपी का ही कब्जा है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से सबसे प्रबल उम्मीदवार अगर कोई मानी जा रही है तो मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह मानी जा रही हैं, क्योंकि वर्तमान में उनके पास अभी कोई जिम्मेदारी भी नहीं, और ऐसे में संगठन उनका नाम जो है वो आगे बढ़ा सकता है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है समीक्षा गुप्ता का। वो एक बार यहाँ की मेयर भी रह चुकी है, और 2018 के चुनाव में वो बीजेपी का दामन छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, लेकिन अभी उपचुनाव के ठीक पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान उन्हें वापस से बीजेपी में लेकर आए हैं। तो हो सकता है कि उस समय जो बात हुई उसके आधार पर अब उनको भी टिकट दिया जाए। इसके अलावा जिलाध्यक्ष खुशबू गुप्ता हैं, जो पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता की देवरानी है, वर्तमान में जिलाध्यक्ष का पद संभाल रही हैं, तो वो एक नाम बीजेपी की तरफ से हो सकता है। इसके अलावा प्रमिला वाजपेयी जो यहाँ पार्षद भी रही हैं और महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं, और काफी सीनियर लीडर बीजेपी की मानी जाती हैं। तो बीजेपी की तरफ से 4 नाम जो हैं बड़ी तेजी से हैं। इसके अलावा एक नाम और है जो पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मवीर हैं, उनकी बहू हैं सुमन शर्मा, और वो भी लंबे समय से बीजेपी की राजनीति में सक्रिय है। वर्तमान में प्रदेश की महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी में वो हिस्सा रखती हैं। तो ऐसे में अगर बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो ये प्रमुख नाम है। वहीं अगर कांग्रेस की तरफ से आते हैं तो सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर रश्मि पवार शर्मा का नाम सामने आ रहा है। 2013 में वो कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हारी थी। 2018 और 2020 के उपचुनाव में उनका टिकट कटा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी उन पर भरोसा जता सकती है, और वो काफी दबंग और फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं। इसके अलावा जो अशोक सिंह हैं, उनकी पत्नी, उनको भी एक दावेदार के तौर पर माना जा रहा है कि वो उन पर भी पार्टी दाव लगा सकती है। और इसके अलावा जो सतीश सोवा सिकरवार, यानी जो विधायक है सतीश सिकरवार, उनकी वाइफ जो है 3 बार से पार्षद हैं और काफी अच्छा लंबा अनुभव है उनका नगर निगम, और ऐसे में पार्टी उन पर भी दाव खेल सकती है। एक नाम और है जो है रीमा शर्मा का, जो वर्तमान में जिलाध्यक्ष है, उनकी पत्नी है, और उसके पहले वह पार्षद भी रह चुकी हैं। तो ये 3 से 4 नाम जो हैं वो हर दल के पास हैं। हालांकि बीजेपी के पास ज़्यादा संख्या है, क्योंकि बीजेपी का कब्जा ज़्यादा रहा है, बीजेपी के पास जो महिला नेत्रियां हैं वो ज़्यादा हैं। तो ऐसे में जो रस्साकसी है वो बीजेपी के सामने ज़्यादा तेज रहेगी, क्योंकि इन सारे बड़े चेहरों में से एक चेहरा चुनना है। हालांकि कांग्रेस के लिए भी राह आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि पार्टी जिसका भी नाम तय करेगी सारे कार्यकर्ता उसके साथ खड़े होंगे, और 45 साल से जिस तरीके से लगातार बीजेपी कब्जा जमाती आ रही है और वैसे ही जमाएगी। लेकिन सीट की खासकर अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिए साख का सवाल यहाँ पर जरूर रहेगा। शैलेंद्र, ये जितना जिस तरीके से लगातार बीजेपी इस सीट पर कब्जा जमाती हुई आ रही, संदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, अधिसूचना की अगर बात की जाए तो इसको लेकर क्या जानकारी कब तक जारी हो जाएगी? देखिए, चुनाव के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं, चुनाव पूर्व प्रक्रियाएं, चुनाव के पहले की जाने वाली प्रक्रियाएं, वो अब आरक्षण हो जाने के बाद में अब खत्म हो चुकी हैं। इसीलिए इस बात की संभावना है कि अब किसी भी वक्त नगरीय निकाय इलेक्शन का ऐलान हो सकता है, क्योंकि अब कोई प्रक्रिया बाकी नहीं रह गई है। अब बस सरकार को ये तय करना है, निर्वाचन आयोग को यह तय करना है कि पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं या दोनों को अलग अलग कराना है। इसके लिए तैयारी चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम्स पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहे। एक ही वक्त में पंचायतों में और नगरीय निकाय के इलेक्शन में उनका इस्तेमाल हो सकता है या नहीं, पर्याप्त संख्या है या नहीं, ये देखना होगा। क्योंकि अभी उपचुनाव में भी कुछ ईवीएम्स रखी हैं और निर्धारित समय तक उन ईवीएम को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, वो नियम भी है। इसके बाद में ईवीएम कितनी बचती हैं निर्वाचन आयोग के पास में, तो ये देखना होगा, और उसके बाद में इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। तो फिलहाल ये समीक्षा की जा रही है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ में हो या दोनों अलग अलग हो। लेकिन दोनों
दोनों ही स्थिति में निकाय चुनाव सबसे पहले होंगे, क्योंकि पेंडिंग की बात करें तो ये काफ़ी देरी हो चुकी है इनमें। नगरीय निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव थोड़े उसके बाद में भी किए जा सकते हैं, लेकिन एक के बाद एक ये होंगे, तो किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। वोटर लिस्ट तैयार है, आरक्षण हो चुका है और अब केवल तारीखों के ऐलान के बारे में ही बिल्कुल बाकी रह जाता है वक्त, और 1 महीने का वक्त लगेगा अधिसूचना जारी होने के साथ में ही। बिल्कुल संदीप, टिकटों को लेकर बैठकों के दौर की अगर बात की जाए तो अब ये माना जाए कि वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि नाम भी जल्द आने शुरू होंगे, जिसका इंतजार भी किया जा रहा है। इसके साथ ही जैसे हैदराबाद में निगम चुनाव में हमने देखा बैलेट से चुनाव हुए, यहाँ पर क्या ये संभावनाएं मध्य प्रदेश में भी जताई जा सकती है? देखिए, मांगे उठ सकती हैं, लेकिन ये तय करना निर्वाचन आयोग का काम है कि पोस्ट बैलेट से होंगे या ईवीएम से होंगे। और जहां तक जो तैयारियों की बात है पॉलिटिकल पार्टीज की, तो सबसे पहले अब चूंकि तस्वीर साफ हुई है, आरक्षण के बाद में ये देखा जाएगा कि कौन सबसे अच्छा दावेदार है जो चुनाव जीत सकता है, उसके हिसाब से उम्मीदवार तय किए जाएंगे। पहले दावेदार आ रहे हैं, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दल सबसे पहले सर्वे करेंगे कि जीतने वाला उम्मीदवार कौन सा होगा। ये प्रक्रिया राजनीतिक दलों के अलग से चलेगी। निर्वाचन के यानी चुनाव का ऐलान होने के बाद में भी ये प्रक्रिया जारी रह सकती है। कुछ चंद ही रोज में ये क्लियर हो जाएगा कि सबसे बड़ा दावेदार कौन है। सर्वे में जितना भी वक्त लगता है, और दोनों पार्टियां सर्वे के आधार पर ही करेगी। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव अहम इसलिए है क्योंकि अब जो तैयारियां दोनों राजनीतिक दल कर रहे हैं वो 2023 के विधानसभा इलेक्शन को लेकर कर रहे हैं। बीजेपी अगर इसमें बढ़त बना लेती है, 16 नगर निगमों पर बीजेपी कायम है और अधिकांश कांग्रेस जो है इसमें नगण्य दिखाई देती है, कहीं कहीं ही दिखाई देती है। और ऐसे में यदि कांग्रेस इन नगरीय निकाय इलेक्शन में अपनी जगह बना पाने में कामयाब हो पाती है, क्योंकि अब यहाँ पर टकराव नहीं है, यहाँ सर्वे के आधार पर टिकट्स दिए जा रहे हैं, फैसला अकेले कमलनाथ को करना है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव जैसे दूसरे, या अजय सिंह है, इनके बीच में कोई टकराव जैसी स्थिति नहीं है। ये आपस में मिलकर फैसला लेते हैं और इसीलिए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की जो ऊपर लेवल पे है वो संभावना है। निचले स्तर पर भले ही टकराव हो, ये तो कोशिश की जाएगी कि जमीनी स्तर पर शहरों में नेताओं के बीच में गुटबाजी ना हो और एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। तो ये यही ज्यादा बेहतर है संदीप, की गुटबाजी ना हो, क्योंकि अगर चुनाव जीतना है तो जमीन जरूर तलाशने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, चुनाव जीतना है तो यही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, गुटबाजी किसी तरीके की ना हो यहाँ पर। बहरहाल इंतजार यहाँ पर अधिसूचना का और कब नामों का ऐलान होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं।